नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की, और जिसमें हम लोगों ने समझा था कि मुद्रा क्या होती है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मुद्रा की पूर्ति क्या है, जिसमें हम लोग इसके अर्थ को और इसकी परिभाषा को समझेंगे, और इसके आने वाले वीडियोज़ में हम लोग समझेंगे कि भारत में मुद्रा की पूर्ति के मापक क्या हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का अर्थ क्या है, यानी मुद्रा पूर्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। इसमें कहा गया है कि मुद्रा पूर्ति से आशय किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा में देश में चलन में आए नोट व सिक्के शामिल हैं, जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लाए जाते हैं। बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा, सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि चाहे वह कोई भी देश हो, हमारा भारत हो, रूस हो, जापान हो, अमेरिका हो, उस देश में अगर हमें पता करना हो कि मुद्रा की मात्रा कितनी है, यानी मुद्रा की पूर्ति कितनी है, तो हम लोग देखेंगे कि उस देश में जो वैधानिक मुद्रा है, यानी जिसको विधान यानी कानून की मान्यता प्राप्त है, वह कितनी चलन में है। अब कानून की मान्यता कौन देता है? उस देश की केंद्रीय सरकार और केंद्रीय बैंक। जैसे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, और सेंट्रल बैंक आरबीआई। ठीक है। आगे कहा गया है कि वैधानिक मुद्रा में देश में चलन में आए नोट व सिक्के शामिल हैं। अब आप बात करेंगे वैधानिक मुद्रा क्या होती है, तो वैधानिक मुद्रा का मतलब होता है कि नोट व सिक्के। जैसे हमारे देश में 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, इस सारे के सारे नोट प्रचलन में हैं। और सिक्कों की बात करें तो 1 का, 2 का और 5 का, 10 का, 20 का, इस सारे के सारे सिक्के प्रचलित हैं। तो ये सारे के सारे सिक्के और नोट ही वैधानिक मुद्रा में कंसीडर किए जाते हैं। इनको देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे देश में अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी मुद्रा की सप्लाई है, यानी मुद्रा की पूर्ति कितनी है। अब वैधानिक मुद्रा की बात करेंगे तो इसमें एक और बात बढ़ चढ़कर कहा गया है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार में लाए जाते हैं या फिर काम में लाए जाते हैं। अब विनिमय के माध्यम के रूप में कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल है, यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सोल ट्रेडिंग बिजनेसमैन है, कोई कंपनीज हैं और कोई उपक्रम है। सरकार की बात कर लेते हैं हम लोग, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। हमारे द्वारा किसी भी गुड्स और सर्विस को खरीदने और बेचने में जो मुद्रा प्रयोग में लाई जाती है, वही मुद्रा कही जाएगी जहाँ पर मुद्रा की सप्लाई के रूप में उसको कंसीडर किया जाएगा। उसी को कहा गया है कि विनिमय के माध्यम के रूप में जो मुद्रा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे कहा गया है कि वर्तमान समय में बैंक मुद्रा यानी साख मुद्रा, जिसको हम लोग क्रेडिट मनी कहते हैं इंग्लिश में, भी विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य है। यानी अगर हम लोग विनिमय के माध्यम की बात करेंगे तो जो साख मुद्रा है उसको भी यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। साख मुद्रा का आप लोग इन शॉर्ट समझेंगे कि बैंक आपको आपके ट्रांजैक्शन के बेस पे, ठीक है ना, और आपकी सेविंग के बेस पे जो लोन देता है, ठीक है ना, उसको आप लोग कहेंगे कि आपके लिए वह साख मुद्रा है। क्लियर है। आगे बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। भारत में या फिर कहीं भी मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा के रूप में कौन कौन सी बातें कही जा सकती हैं, हम लोग समझेंगे कुछ अर्थशास्त्रियों के शब्दों में। पहला है मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि मुद्रा पूर्ति का मतलब ये है, वह सारी की सारी
परिसंपत्तियों का भंडार हो सकता है, सारी की सारी संपत्तियां हो सकती हैं जो अगर कोई भी गुड्स और सर्विस खरीदा जा रहा है उसके एवज में उसको दिया जाए, या फिर कोई भी गुड्स और सर्विस का मूल्य मापने की इकाई के रूप में हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं, और उस मूल्य के भंडारण के रूप में हम लोग जो इकाई रखेंगे, जो भी वस्तु रखेंगे, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, वह मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मुद्रापूर्ति को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया है। किसने? मिल्टन फ्रीडमैन ने। आगे बात करते हैं दूसरे अर्थशास्त्री की, कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स ने मुद्रा आपूर्ति को प्रचलन में मुद्रा और बैंकों में जमा के रूप में देखा। यानी जो भी कीन्स अर्थशास्त्री हैं ये कहते हैं कि अगर हम लोग मुद्रा आपूर्ति की बात करेंगे ना, तो वह सारा का सारा पैसा जो प्रचलन में है, कोई भी गुड्स और सर्विस को खरीदने में लगातार ट्रांजैक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका विनिमय हो रहा है, उसको देखा जाएगा। और जो पैसा बैंकों में जमा है उसको भी हम लोग देखेंगे, जिसका लेन देन में सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है, और जिसको हम लोग लेन देन के रूप में सक्रिय रूप में प्रयोग कर रहे हैं उनको देखेंगे। उन्होंने लेन देन के लिए उपयोग में किए जाने वाले सक्रिय धन और सट्टा या एहतियाती उद्देश्यों के लिए रखे गए निष्क्रिय धन के बीच अंतर किया। ये बात हमें समझनी होगी। कुछ ऐसे पैसे हैं, कुछ ऐसा धन है कि जिसको हम लोग सेव करके रखते हैं आगे आने वाले टाइम्स के लिए, कोई भी कंसिक्वेंस हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए ऐसे लोग एफडी करा लेते हैं। ठीक है, और कुछ मुद्राएं हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। यानी मान लीजिए कोई भी पर्सन है, वो 1 लाख एक महीने कमाता है, तो उसके पास वह 2 तरीके से पैसों को रखता है। वह मान लीजिए कि वह 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च कर देता है और 30 हज़ार रुपये सेविंग करता है। तो कीन्स ने जो पैसा खर्च हो रहा है विनिमय के माध्यम के रूप में उसको भी, और जो पैसा सेविंग के रूप में रखा जा रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इरविन फिशर की। फिशर ने मुद्रा आपूर्ति को मुद्रा के मात्रा के संदर्भ में परिभाषित किया है। यानी अगर कोई भी गुड्स है उसके मेजरमेंट के तौर पे हम लोग जो मुद्रा की मात्रा ले रहे हैं उसकी बात की जाएगी। मूल्य स्तरों को निर्धारित करने में इसकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। क्लियर है? उन्होंने धन की मात्रा, प्रचलन की गति, मूल्य स्तरों और उत्पादन के बीच संबंधों पर जोर दिया है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन इस तरीके से है। हमारे पास कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी इस तरीके से देखने को मिलती हैं। अन्य परिभाषाएं, मुद्रा मुख्य रूप से 2 कार्य करती हैं। पहला है विनिमय का माध्यम तथा दूसरा है मूल्य संचय। क्लियर है? मुद्रा के इन्हीं दोनों कार्यों के आधार पर मुद्रा पूर्ति को भी 2 भागों में परिभाषित किया जाता है। क्लियर है कि जो भी मुद्रा का 2 मेन काम है कि विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार होती है मुद्रा, और मूल्य के संचय के रूप में जिसको हम लोग रख सकते हैं सेविंग करके। तो जो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, इन्हीं को कंसिडर करते हुए 2 परिभाषाएं लाई गई हैं। वे परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, बात समझेंगे आप लोग। पहला है संकीर्ण अर्थ में, यानी नैरो अप्रोच ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, और सेकेंड है व्यापक अर्थ में, यानी ब्रॉड अप्रोच ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। पहले हम लोग बात करेंगे संकीर्ण अर्थ में, यानी नैरो अप्रोच ऑफ सप्लाई ऑफ मनी की। तो कहा गया है कि संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति से आशय विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली चलन में समस्त मुद्रा की मात्रा से है, तथा जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय संबंधी भुगतान व ऋणों की अदायगी के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती है। ठीक है, 1 बाय 1 समझिए कि संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को हम लोग समझेंगे तो हमें समझना होगा कि कोई भी गुड्स और सर्विस खरीदी जा रही है, बेची जा रही है,
तो उसमें जो विनिमय के रूप में स्वीकार की जा रही है मुद्रा, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे संकीर्ण अर्थ में। और इसके साथ साथ कहा गया है कि जो भी अन्य तरह की मुद्राएं प्रचलित हैं, जैसे कोई भी ऋण हमें देना है यानी लोन देना है, उसके जो पैसा हम लोग रख रहे हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को M1 से प्रकट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी है। मुद्रा की पूर्ति यानी M1 इज इक्वल टू जनता के पास करेंसी, नोट व सिक्के, नोट प्लस सिक्के प्लस बैंकों की मांग जमा, यानी सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू करेंसी यानी नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है? जो बैंकों में हम लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए हैं। क्लियर है। दूसरा है व्यापक अर्थ में यानी ब्रॉड अप्रोच ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की पूर्ति के व्यापक अर्थ में विनिमय के माध्यम के साथ मूल्य संचय को भी शामिल किया जाता है, यानी हम लोग जो पैसा सेविंग करके रख रहे हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का संचय कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विनिमय कार्य, यानी हम लोग कोई भी गुड्स और सर्विस खरीद रहे हैं वो तो जरूरी है ही, उसमें हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, या फिर कोई भी सर्विस हम लोग बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, वहाँ से हम लोग पैसा लेके आ रहे हैं, ये जरूरी है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, लेकिन सेविंग भी तो जरूरी है। इसलिए कहा गया है इसमें हम लोग अगर बात करेंगे मुद्रा की पूर्ति में तो मूल्य संचय को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। उन्होंने मुद्रा की पूर्ति में समय जमाओं को भी शामिल किया, यानी हम लोग जो भी पैसा जमा करते हैं कुछ निश्चित समय के लिए, जैसे एफडी हो गया उसकी बात की गई है। उनके अनुसार समय जमाओं को किसी भी समय मांग जमाओं तथा नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को भारत में M3 कहा जाता है। हम लोग आगे बात करेंगे अगली वीडियो में, तो हमें सारी की सारी बातें फॉर्मूले के साथ क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला क्या कहता है आप समझिएगा कि मुद्रा की पूर्ति M3 इज इक्वल टू करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस समय या मियादी जमाएं। अब यह क्या होता है आगे वाले वीडियोस में हम लोग समझेंगे डिटेल में, थोड़ा धीरे रखिए। सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू करेंसी यानी नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो ये सारी की सारी बातें हमें कंसिडर करनी है, समझनी है और जाननी है मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं, आपको सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि भारत में मुद्रा की पूर्ति के मापक क्या हैं, यानी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद।